तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो को अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 अनिश्चित समाकलन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछले वीडियो में हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 11 चूंकि पिछले वीडियो में ही हमने कहा था कि एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के कारण 11 नंबर क्वेश्चन तक ही छोड़ दिया गया था। तो आज की वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक के वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में कंप्लीट देखेंगे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 से एक्सरसाइज का पूरा द एंड कर देंगे। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सभी क्वेश्चंस के डाउट को कंप्लीट करेंगे, सभी परेशानियों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाना है क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 12 नंबर क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा सा x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x⁵ dx। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अपना दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा। चूंकि प्रतिस्थापन यूज करना है तो आपको किस चीज को z मानना है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये करते हैं कि z की जगह पर t मानते हैं, तो ऐसे कोई खास बात नहीं है। आप z मानिए, t मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मानना है कि आप किस चीज को आप फंक्शन मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मतलब सॉल्व करके थोड़ा सा तब पता चले कि किस चीज का डेरिवेटिव है, किस चीज का नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 टू दी पावर 1/3। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हाँ, जिस चीज का पावर है भाई उस चीज को हम z मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x³ - 1 को अगर हम z मान लेते हैं, माना z इक्वल टू x³ - 1, तो यहाँ से dz अपना क्या आ जाएगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 3x² dx, यही आएगा ना। तो क्या 3x² कहीं पे है? नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। इस x⁵ को हम लिख सकते हैं x², चाहे x³ और इंटू x², इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप x² dx तो आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना में है तो इधर आ गया भाग में, तो ये हो जाएगा dz/3, इधर बचेंगे x² dx। तो चलिए इस फंक्शन को अगर हम z माने हैं तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया क्वेश्चन में। अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज हो गया z का पावर 1/3। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना रखते हैं। अब जहाँ पर दिक्कत आएगा वहां पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, इस x³ - 1 को हमने क्या किया, z मान लिया, तो ये हो गया z, और ये पावर 1/3 है तो पावर 1/3 होगा ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज है ना, x³ को आप क्या करेंगे, x³ का आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर जो z माने हैं ना, यहाँ से ही आप x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x³ का वैल्यू चाहिए, तो ये -1 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, z+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। तो जहाँ पे x³ है वहां पर हम क्या करते हैं, z+1 रख लेते हैं, तो z+1 हो जाएगा। और ये x² dx किसके इक्वल है, x² dx इक्वल है dz/3 के इक्वल है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ऐसे ही बारीकी से सभी क्वेश्चंस को समझाएंगे क्लियर कर करके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अब आपको z के टर्म में आ गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है अपना z के रिस्पेक्ट में करना है, सब कुछ आ गया है। यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/3 बाहर आ गया, इस दोनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर 1/3 इंटू z हो जाएगा, और फिर z का पावर 1/3 को 1 से गुना करेंगे तो z का पावर 1/3 होगा। और इस चीज का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। क्योंकि z के साथ जो बटा में 3 था उस कांस्टेंट को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया है। तो देखिए प्यारे भाइयों, यहाँ से दोनों का बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, जुड़ेगा दोनों आपस में। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 1/3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो z का पावर कितना हो गया, 4/3, और प्लस में z का पावर 1/3, इसका इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ से अलग अलग डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना। तो ये हो गया 1/3, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z का पावर 4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z⁴ 4/3 + 1, और नीचे में भी 4/3 + 1। ठीक है, और फिर प्लस z का पावर 1/3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z का पावर 1/3 + 1, और डिवाइड में भी 1/3 + 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और प्लस कांस्टेंट कोई लग जाएगा लास्ट में c। तो यहाँ से हो गए 1/3। ठीक है, इसका बताइए, z का पावर 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/3, और भाग भी होगा 7/3 से, प्लस 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, और डिवाइड भी हो जाएगा 4/3 से।
ठीक है, प्लस सी। अब जो चीज़ भाग में है उसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1/3 और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 3/7 z⁻⁷ प्लस ये हो जाएंगे 3/4 और z⁻⁴/3। ठीक है, प्लस सी। अब आपका मन है तो 1/3 से गुना कर लीजिए, क्या होगा 3 से 3, 3 से 3 कट जाएगा ना। अगर इसमें गुना होता है तो ये 1/7 बचेगा और z का पावर 7/3 बचेगा, यहाँ z होना चाहिए, ये हो जाएंगे z। ठीक है, 1/7 और z⁻⁷ प्लस यहाँ से भी 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1/4 z का पावर 4/3 प्लस सी। प्रतिस्थापन विधि में और क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि में करते हैं कि z हमने जिसको माना है उसका वैल्यू फिर पुट कर देते हैं, जिस चीज़ को z माने हैं उसका वैल्यू रख देते हैं फिर से। तो z हमने माना किसको था, x³ - 1 को, तो z की जगह पर x³ - 1 रख लेंगे तो 1/7 x³ - 1 का पावर 7/3 और प्लस 1/4 x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको क्या करना है, नीचे वाले को देखिए 2 + 3x³ है, इस चीज़ का पावर 3 है नीचे में, तो इस चीज़ को अगर आप z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव x² के टर्म में ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है चेंज ज़्यादा, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z = क्या हो जाएंगे 2 + 3x³। तो यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dz जो होंगे ये हो जाएगा 3 × 9 और x² dx, यही चीज़ आएगा ना, 9x² dx, 3 × 9 x², क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में क्या है, इस चीज़ को हमने z माना तो ये हो जाएगा z का पावर 3, x² dx किसके बराबर है, तो देखिएगा ये 9 है ना, तो 9 से हम क्या कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं और 9 से गुना भी कर देते हैं, x² dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही हम 9 से गुना और 9 से भाग कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z³। अब ये 9x² dx किसके बराबर था, dz के, तो इसके जगह पर हम dz रख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट से आप जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं तो नॉर्मल वे में कर लीजिए। z का पावर -1/3 का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, z के सापेक्ष। चूंकि नीचे में z का पावर 3 था तो वो ऊपर आने के बाद z का पावर माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ना है और फिर उतने से भाग भी कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/9 और z का पावर कितना, -3 में 1 जोड़ाएगा और फिर डिवाइड भी होगा -3 में 1 जोड़ करके और प्लस सी हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ ही गया अपना, क्या चीज़ है, ये हो जाएगा 1/9 और ये ऊपर में हो गया z⁻⁻2 और नीचे में भी हो जाएगा -2 प्लस सी। अब बताइए इसको सॉल्व करके, इस दोनों को 1/9 को और -2 को गुना करेंगे तो -1/18 आएगा और z का पावर -2 है, नीचे चलने के बाद z का पावर +2 हो जाएगा प्लस सी। अब अपना लास्ट काम यहाँ पर बचा हुआ है कि z जिसको हम माने थे उसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/18 और नीचे में z का वैल्यू क्या था 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ वैल्यू रख देते हैं और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा 13 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा 1/x और नीचे में ही है log x⁻m, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और आगे में भी कुछ दैट इज करके दिया हुआ है x > 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या है, तो log में एक प्रॉपर्टी होता है, log का प्रॉपर्टी है कि log का आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। log नेगेटिव नंबर्स के लिए परिभाषित नहीं है, log के साथ -2 है और परिभाषित, तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा। तो बस यहाँ है, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कोई वैल्यू आंसर नहीं आता है। तो चलिए वो क्वेश्चन में अपना देना काम था उसका, उसने दे दिया, सॉल्व करना आपका काम है तो सॉल्व करेंगे आप। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हमको दिख रहा है log x का पावर m और एक चीज़ इधर भी दिख रहा है 1/x। तो अगर हम log x को z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो साफ साफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, माना z = क्या चीज़ log x, तो dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएंगे 1/x dx। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन log x की जगह पर हम क्या रखेंगे z, चूंकि उसका पावर m था तो यहाँ पर पावर m हो जाएगा, और 1/x dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर। अब बताइए इस चीज़ का इंटीग्रेशन z के सापेक्ष कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को z टू द पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो z का पावर -m हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, m यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, पावर में कोई नंबर ही तो होगा ना, तो पावर में कोई नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पावर में एक जोड़ दिया जाए, तो z का पावर -m है, इसमें एक जोड़ दीजिए और -m + 1 से भाग भी दे दीजिए, +c हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, -m + 1 है, इसको z का पावर 1 - m लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ गए, और z हमने माना किसको था, log x को, तो ये हो जाएगा log x का पावर 1 - m, और नीचे में भी 1 - m और +c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x/9 - 4x²। अगर नीचे वाले को आप z मानते हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x के टर्म में आ जाएगा, मतलब x के टर्म में ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पर e⁻x वाला चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन तो उतना ही होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से हम सीधे करेंगे, नीचे वाले चीज़ को z मान लेते हैं। तो माना z = क्या हो जाएगा, 9 - 4x²। इतना चीज़ को हमने क्या किया, z मान लिया। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, dx लगेगा, मतलब यहाँ से हम अगर dz केवल x dx का वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, केवल x और dx का वैल्यू चाहते हैं, तो ये -8 जो है इधर चल जाएगा, भाग में कितना आ जाएगा, -8। तो इस माइनस को हम लिख सकते हैं इस तरह से, -dz/8। ये किस चीज़ का वैल्यू हो गया, x dx का। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले चीज़ को अपने क्या किया, z मान लिया। x dx किसके बराबर आया, x dx बराबर आया -dz/8 के। ठीक है, -1/8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्या, चलिए -1/8 कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन बचा 1/z का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ z, तो ये हो गए 1/8 log ऑफ mod ऑफ z + c। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई भारी बात नहीं था। z हमने जिसको माना था वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/8 log ऑफ mod ऑफ 9 - 4x² + c। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला था, ये -1/8 आया था बाहर में, तो ये -1/8 होंगे इंटू मतलब log ऑफ mod ऑफ 9 - 4x²। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये नंबर क्वेश्चन जो है 16, ये बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन का आपको यूज़ करना है। तो आप डायरेक्ट भी ये चीज़ कर सकते हैं कि e का पावर कुछ भी है x के टर्म में, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो उसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, लेकिन जो भी x का गुणांक है उससे आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं e का पावर में क्या है, 2x + 3 है, तो माना z = क्या हो जाएगा, 2x + 3। तो यहाँ से dz क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और साथ में dx लग जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अगर आप सिर्फ dx का वैल्यू चाहते हैं, चूंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब चाहते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा dz/2 = dx, मतलब केवल dx का वैल्यू क्या है, dz/2। ना वैल्यू पुट करो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर क्या है, 2x + 3, और 2x + 3 को आपने क्या किया, z माना, और dx किसके इक्वल है, तो dz/2 के इक्वल है। तो 1/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा e⁻z का z के रिस्पेक्ट में। e⁻x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो यहाँ पर भी e⁻z का e⁻z ही रह जाएगा। तो 1/2 e⁻z + c हो जाएंगे, 1/2 e⁻z आपने किसको माना था, 2x + 3 को, तो 2x + 3 हो जाएगा +c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आपने प्रतिस्थापन लगाया है, इसीलिए इतना लंबा हुआ क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, लेकिन जो भी x के गुणांक है, x के गुना में जो भी अंक है उससे आपको भाग करना है। तो x के गुना में 2 है, 2 से भाग कर देंगे, तो वही चीज़ तो हुआ है 1/2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 17 और 18, x/e⁻x² है। तो आप इस चीज़ को खोजो कि जो चीज़ आपको है, फंक्शन जो है और उसका डेरिवेटिव भी हो। तो यहाँ पर e⁻x² का तो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, लेकिन x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो उस टर्म में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे z किसको मानेंगे, x² को, तो dz यहाँ से क्या हो जाएगा,
2x dx हो जाएंगे, ठीक है। एक dz 2x dx, लेकिन ऊपर में केवल x और dx बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा dz अपॉन 2 इक्वल टू x dx, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब वैल्यू पुट करो। नाउ क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में हो गया, चूंकि एक्स स्क्वायर को अपने जेड माना है तो नीचे वाला हो जाएगा e का पावर कितना जेड, और x dx किसके इक्वल है, ये इक्वल है dz अपॉन 2 के, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा क्या, तो चलिए निकाल दीजिए, और इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन ई टू द पावर जेड का, जेड के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ तो करना नहीं जानते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो 1/2 रहेगा, ई टू द पावर जेड ऊपर जाएगा तो ई टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में। ई टू द पावर एक्स होता है, उसका इंटीग्रेशन उतना ही होता है ना, तो ई टू द पावर माइनस जेड का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही होगा 1/2, और ई टू द पावर माइनस जेड ही होगा, लेकिन जेड के गुना में क्या है, -1 है, तो -1 से भाग दे देंगे प्लस सी, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपको जेड का वैल्यू पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा -1/2 और ई टू द पावर माइनस है ना, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करो, e का पावर निगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, देख करके आपको साफ साफ लग रहा होगा कि tan इनवर्स एक्स और उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना z इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है, तो dz क्या हो जाएंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। नाउ वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z, चूंकि tan इनवर्स x को हमने z माना है तो e का पावर z हो जाएगा, बच रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ बच रहा है, ये बराबर है dz के, तो अपना हो गया आंसर e टू द पावर z और प्लस c। क्यों, तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उतना ही होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, z किसको अपने माना था, tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे। अगर कहीं भी समझने में किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन है क्या, ये है एक फॉर्मेट, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, एक फॉर्मेट है, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, e का पावर 2x प्लस में 1 नीचे में दिख रहा है, ऊपर में माइनस में 1 दिख रहा है। आप यहाँ पर ये चीज सीधा सोच सकते हैं कि नीचे में किसी तरह से e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x आ जाए, ऊपर में सेम टू सेम डेरिवेटिव मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, एक ही तरीका ही है इस क्वेश्चन को करने का कि हाँ क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ऊपर में क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 है और नीचे में e टू द पावर 2x प्लस 1 है। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि e का पावर माइनस एक्स से ऊपर भी गुना कर दिए, e के पावर माइनस एक्स से नीचे भी गुना कर दिए। यही तरीका है क्वेश्चन का, चूँकि e का पावर माइनस एक्स से का है गुना किया है, तो जो भी 2x है ना उसमें से एक वो x घट जाए, बच जाए केवल एक x। तो देखिए ना बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो, इस चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको e टू द पावर 2x को माइनस एक्स से, तो e टू द पावर 2x और गुना में e टू द पावर माइनस एक्स, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 2x में से x घटेगा, बेस सेम है तो पावर जोड़ाएगा ना, 2x में x, तो 2x और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो x ही ना बचेगा, ठीक है। तो इसको और इसको गुना किए तो e का पावर क्या बचा, x, माइनस 1 से गुना करेंगे e के पावर माइनस एक्स में तो e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नीचे भी e का पावर x हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस देकर के 1 से गुना करेंगे तो e का पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नीचे में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेम टू सेम ऊपर में है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो dz क्या हो जाएंगे, e टू द पावर x और इसका डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ओह शिट, हाँ चलिए यहाँ तो सही है, ठीक, और इसके साथ लगेगा dx, ठीक। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले फंक्शन को हमने क्या किया, z माना, तो ये हो गया z, और ऊपर वाला और dx साथ मिलकर के पूरा बना रहा है dz। मतलब यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1/z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में ये होता क्या है, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ z और प्लस c, मतलब
log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। क्यों? क्योंकि z हमने जिसको माना था तो उसको रख देंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और ये क्वेश्चन में ये है क्या चीज़, पैटर्न। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक नहीं किए हैं तो बीच में रिमाइंड करना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं प्यारे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगला जो क्वेश्चन 20 नंबर है ये भी सेम पैटर्न पर है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। मतलब नीचे में जो चीज़ है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर में साफ साफ दिख रहा है। e का पावर 2x का डेरिवेटिव e का पावर 2x ही होगा, e का पावर माइनस 2x का माइनस e टू द पावर 2x। चलिए करके देख लेते हैं। नीचे वाले चीज़ को आप क्या करो, मान लो माना z इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन x का जो गुणांक है इससे हमको गुना भी करना पड़ेगा। प्लस में e टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 2x ही होगा, लेकिन x का गुणांक है -2 तो इसीलिए इसको -2 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ लगेगा dx, ठीक है, जो कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, नीचे वाला dx उधर चला जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और किया जा सकता है, इस दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा e टू द पावर 2x, ये नहीं बचेगा e टू द पावर 2x और माइनस में e टू द पावर माइनस 2x साथ में dx। चूँकि ऊपर में जो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx है अकेला है, 2 तो है नहीं, 2 को हम क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो dz अपॉन 2 इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है, प्लस c नहीं dx, ठीक है। अब नाउ वैल्यू पुट करो। नाउ क्वेश्चन में किस चीज़ को आपने z माना, नीचे वाले को, तो नीचे में हो जाएगा z ऊपर वाला, और साथ में dx जो है ये इक्वल है किसके, dz अपॉन 2 के, ठीक है। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा गुना वाला, और इसका इंटीग्रेशन 1/z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आंसर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ z और प्लस c। क्या आएंगे आंसर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, tan स्क्वायर और इधर sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं कि sec स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये होते हैं tan x, ये चीज़ आप जान रहे हैं। लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये चीज़ नहीं पता है। tan x का मालूम है लेकिन tan स्क्वायर x का नहीं मालूम है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम इस चीज़ को ये कर सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो वहीं से आप क्या करेंगे tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 निकलेगा। तो यहाँ से भी फिर वही चीज़ करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कितना है 2x माइनस 3 और माइनस 1 कर सकते हैं, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, tan के साथ क्या है 2x माइनस 3 है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के दौरान ये चीज़ आप याद रखिए कि x के गुना में जो भी चीज़ हो, मतलब जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके गुना में जो भी चीज़ हो उससे आपको भाग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो x के भाग में गुना में 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, माइनस x है तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ये चीज़ आपको क्या करना है, रफ है, नोट करके रखना है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है अपना sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते हैं क्या होता है tan होता है, ठीक है। लेकिन क्या है एंगल में 7 माइनस 4x, इंटीग्रेशन कर रहे थे sec स्क्वायर 7 माइनस 4x का। इसमें आपको x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -4, तो -4 से भाग हो जाएगा प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। आप इसमें चाहें तो ये कर सकते हैं कि -1/4 को आप बाहर कर सकते हैं और इंटू में tan 7 माइनस 4x। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोनों। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बहुत ही प्यारे तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा करेंगे क्या चीज़, मान लेते हैं z किसको माना, z इक्वल टू साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स x को अगर आप z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा 1/√1
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि साइन इनवर्स एक्स को छोड़ करके यही चीज़ बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हमने जेड माना और 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी जेड के। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट से हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, जेड स्क्वायर, जेड किसको माने थे हम, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे प्यारे भैया देखो, ऊपर से ध्यान देंगे तो नीचे भी डेरिवेटिव है, नीचे से ध्यान देंगे ऊपर भी डेरिवेटिव है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखता है आपको, तो ऊपर वाले को कतई जेड नहीं मानेंगे, नीचे वाले को आप जेड मानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को कर लेते हैं जेड। तो मान लेते हैं, माना जेड इक्वल टू 6 cos x और प्लस में 4 sin x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस 6 sin x हो जाएगा और प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो 4 cos x हो जाएंगे। लेकिन देखो क्या ऊपर में इस चीज़ का डेरिवेटिव इतना है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस चीज़ में से हम 2 कॉमन लेते हैं, अगले स्टेप में 2 कॉमन लो, तो यहाँ से 4 cos x में से बचेगा 2 cos x और माइनस 6 sin x है, इसमें से बच जाएगा माइनस 3 sin x। ठीक है, और यहाँ तो चूंकि साथ में dx लगना था, तो यहाँ पर भी dx लगेगा, ये वैल्यू हो गया dz का। तो आप क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में 2 को इधर ले आएंगे तो बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये ना बचेगा किसका वैल्यू, dz अपॉन 2 का वैल्यू। ठीक है, नाउ अब क्या करो, अगले स्टेप में जो चीज़ माने हो, डेरिवेटिव जो भी है वैल्यू पुट कर दो। नीचे वाले को हमने क्या किया, जेड माना तो 1 अपॉन जेड, और ऊपर वाला और डी एक्स ये किसके इक्वल है, तो डी जेड अपॉन 2, डी जेड अपॉन 2, 1/2 बाहर आएगा, तो बचेगा क्या चीज़, केवल 1/z बच जाएंगे, इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ जेड, तो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस सी। जेड आपने किसको माना था, इसको माना था, तो इसी के जगह पर वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, और प्लस सी, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, नीचे में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव साफ साफ दिख रहा है क्या, tan x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स तो होता नहीं, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो चलिए एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो चलिए डेरिवेटिव बन जाएगा। इस चीज़ को हम ऊपर भेज दिए तो sec स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। नीचे में ब्रैकेट में जो भी चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, z मान सकते हैं। तो माना z इक्वल टू 1 माइनस tan x, तो dz क्या हो जाएगा अपना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही ना होगा। चूंकि ऊपर में केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इस साइड भेज सकते हैं, तो ये माइनस dz हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नीचे में है z का, मतलब इस चीज़ का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर नीचे में लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल, माइनस डी जेड के इक्वल। ये माइनस बाहर आएगा क्या, चलिए ले आइए बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, z के पावर -2 का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। आराम से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू जेड का पावर -2 में 1 जोड़ाएगा, और नीचे भी -2 प्लस 1 करके भाग हो जाएगा प्लस सी। -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से ये हो गया -1, और z का पावर कितना, -1, और नीचे में भी -1। ठीक है, इससे ये कट गया, क्योंकि ये गुना में था, बच गया क्या चीज़, सिर्फ 1 अपॉन जेड का पावर -1, तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड का पावर -1 है, नीचे गया तो +1 हो जाएगा, प्लस सी। जेड आपने किसको माना था, 1 माइनस tan x को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट एक्स को यदि z मानते हैं तो इसका नीचे में 1/2 रूट एक्स होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं z इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर में cos रूट एक्स को छोड़ करके 1 अपॉन रूट एक्स मिल रहा है खाली dx, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को रहने दीजिए, इस 2 को आप क्या करिए, इधर ले आइए, आ जाएगा। नाउ वैल्यू पुट करो,
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, और रूट एक्स को हमने क्या किया, जेड मान लिया, तो कॉस जेड हो गया, और 1/रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर है, तो 2 dz के बराबर है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल कॉस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड हो जाएगा, 2 साइन जेड प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 साइन, और जेड आपने किसको माना था, रूट एक्स को, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से भी क्वेश्चंस के आंसर को समझना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई टर्म रूट में दिख रहा है, कोई टर्म रूट से बाहर दिख रहा है, तो हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए आपका कि रूट के अंदर वाले टर्म को आप हमेशा क्या करें, जेड माने। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, रूट के अंदर वाला जो टर्म है इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जेड मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, cos 2x तो होगा ही, लेकिन x के गुणांक से गुना करेंगे। डेरिवेटिव में x के गुणांक से गुना होता है, इंटीग्रेशन में x के गुणांक से भाग होता है, उल्टा चीज़ है बस। तो जो चीज़ इंटीग्रेशन में भाग हो रहा है तो डेरिवेटिव में वो चीज़ गुना होता है, तो ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो। ठीक है, चूंकि ऊपर में देखो cos 2x dx ही है, तो ये 2 को आप क्या करो, इधर भाग में ले आओ, एक ही स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्कर है तो मिटा करके इधर कर ले रहे हैं, पेन है तो आपको नहीं करना होगा, एक स्टेप लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x को हमने जेड माना, तो ये हो जाएगा जेड। cos 2x dx किसके इक्वल है, तो डी जेड अपॉन 2 के इक्वल है। और जो भी कांस्टेंट होता है 1/2 है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन केवल रूट जेड का किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। रूट जेड का इंटीग्रेशन आप कई बार कर चुके होंगे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/√x होता है, सॉरी 2, ये तो डेरिवेटिव हम बोल दिए। इंटीग्रेशन इसका पावर क्या है, रूट जेड का मतलब जेड का पावर 1/2, और इंटीग्रेशन जो करेंगे उसमें हो जाएगा जेड का पावर 1/2 में एक जोड़ आएगा, और नीचे में भी 1/2 में एक जोड़ करके भाग होगा प्लस सी। नीचे वाले भी कितना हो जाएगा 1/2, और इंटू में जेड का पावर क्या हो जाएंगे 3/2, और भाग भी हो जाएगा 3/2 से प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे कर देते हैं इस स्टेप को। तो ये हो जाएंगे 1/2, और नीचे से भाग में जो 3/2 है इसको हम गुना में लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। भाग से गुना में आते ही पलट जाता है जो भी भिन्न होता है। और ये है जेड का पावर 3/2 और प्लस सी। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, केवल 1/3 बच गया। और जेड हमने किसको माना था, साइन 2x को, तो ये हो जाएगा साइन 2x, इसका पावर 3/2 और प्लस में सी। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। कभी भी हमने बताया आपको भिन्न है, अगर ऊपर नीचे में टर्म है तो नीचे वाले को हमेशा ही जेड मानो, कोशिश करो जेड मानने का। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे है लेकिन साथ में रूट है, तो नीचे वाले को ऑफकोर्स मानेंगे वही चीज जेड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना रूट के अंदर में टर्म क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या करो, जेड मान लो, तो डेरिवेटिव इसका कॉस एक्स हो जाएगा, तो डी जेड क्या होंगे, कॉस एक्स डी एक्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, जिसको हमने जेड माना, कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, तो डी जेड के इक्वल है। इस चीज़ का आप इंटीग्रेशन करेंगे ना 1/√z का, तो ये आएगा 2 रूट अंडर जेड प्लस सी। अब करना देख लेना, जेड का पावर 1/2 नीचे है, ऊपर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। -1/2 में एक जोड़ेंगे, फिर नीचे भी -1/2 में एक जोड़ करके भाग देंगे, मिला जुला करके आंसर आएगा 2 रूट अंडर जेड। तो यहाँ पर जेड आपने किसको माना 1 प्लस साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस सी। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाइयों 29 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। बहुत ही प्यारा सा है। अब देखिए यहाँ पर आप z किसको मानिएगा, उसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव आपको कहाँ पर मिलेगा, तो देखेंगे अगर हम साइन x को मानते हैं z, तो इसका डेरिवेटिव होता है cos x कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरी लॉग ऑफ साइन एक्स को हम मानेंगे z। यहाँ से ये जो पूरा टर्म है इस चीज़ को हम क्या करेंगे, z मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में चलिए मानते हैं z, माना z इक्वल टू क्या चीज़, लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद की बारी क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी जेड। लॉग ऑफ साइन एक्स है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लॉग ऑफ साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x। ठीक है,
और साथ में चेन रूल लगाते ही साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करना होगा जो कि होता है कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। तो डी जेड अपना क्या आया, ध्यान दो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ये होते हैं कॉट एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हमने माना और ये चीज़ कंक्लूजन निकल करके आया सामने। नाउ वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में और फटाफट आंसर पाओ। तो लॉग ऑफ साइन एक्स को हमने क्या किया, जेड माना, तो ये हो गया जेड। कॉट एक्स डी एक्स किसके बराबर है, तो डी जेड के बराबर है। आंसर क्या आएगा इसका, जेड स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। जेड स्क्वायर, जेड आपने किसको माना था, लॉग ऑफ साइन एक्स को, लॉग ऑफ साइन एक्स को आपने जेड माना था, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन 2 और प्लस सी। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 30 भी है बहुत ही प्यारा सा। नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, ऊपर में साइन एक्स दिख रहा है, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर में दिख रहा है, भले ही माइनस साइन नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे जेड इक्वल टू क्या चीज, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 का तो 0 होगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो आपको ऊपर जो फंक्शन क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में साइन एक्स डी एक्स ही केवल दिख रहा है, इस माइनस को आप क्या करो, इधर भेज दो ना, वैल्यू पुट करो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में जो भी टर्म था उसको हमने क्या किया, जेड माना, और साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी जेड के इक्वल। इस माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन जेड डी जेड। 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड होता है, तो ये हो जाएंगे माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड। आपने किसको माना था, लिख लो जेड प्लस सी। अगले स्टेप में लिख देते हैं माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे सेम, लेकिन नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो नीचे वाले को ही आप क्या करेंगे, जेड मानेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इसमें हम मानते हैं जेड, माना जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव डी जेड जो होगा ये हो जाएंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स। अगले स्टेप में लिख लेते हैं, इस माइनस को हम इस साइड ले आते हैं, तो डी जेड हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा केवल साइन एक्स डी एक्स। ऐसा हम क्यों करते हैं ये तो आपको मालूम ही है, चूंकि ऊपर में साइन एक्स डी एक्स ही है, तो माइनस को इस साइड ले आओ तो आसान होता है थोड़ा सा। नाउ वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले टर्म को आपने जेड माना, उस टर्म का स्क्वायर है, तो नीचे में हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी जेड के इक्वल है। ये माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में, और इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है। तो ये माइनस है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है, ये माइनस 1 है। चलिए माइनस 1 आपने बाहर निकाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सी। तो ये हो गए 1 अपॉन जेड, आपने किसको माना था, 1 प्लस कॉस एक्स को, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वो थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसीलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों, अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए एक्स के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉट एक्स का देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स को अगर हम जेड मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो भाई है ही नहीं, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, है ही नहीं यहाँ पर। तो करेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, 10th क्लास में साइन और कॉस के पदों में चेंज करना आपने सीखा होगा। इससे पहले भी इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना चुके होंगे। इस क्वेश्चन को भी आप एक पैटर्न कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक पैटर्न पर किया जाता है, जो कि इस तरह से है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को आप क्या करो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख लो, ठीक है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। हर एक स्टेप को समझो, जहाँ पर नहीं समझ में आए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर भिन्न का जोड़ दिख रहा है, आप भिन्न का जोड़ करो, ठीक है, 1 अपॉन, नीचे में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है बटा 1 है, 1 से इसमें भाग करेंगे, साइन एक्स मरते हुए लगेगा, साइन एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो साइन एक्स और प्लस साइन एक्स से इसमें भाग करेंगे तो 1 मरते हुए लगेगा, तो जो कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी भिन्न को भाग में छोड़ते नहीं है, उसको हम फिर ऊपर भेजते हैं, तो इस चीज़ को हम गुना में ले जाएंगे, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे चला आएगा। तो साइन एक्स चला गया ऊपर और नीचे में आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए अब ये भी जो है ना एक क्वेश्चन ही होता है, इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन ही है एक। जैसे कि आप अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया तो थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरह ले आओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो देख लो यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाना,
नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, ऊपर भी अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए तो कट करके 1 हो जाएगा। ये चीज़ हम दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से भाग भी कर देते हैं और 2 से गुना भी कर लेते हैं। चूंकि इस तरह का पैटर्न है तो याद रखना, ये हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो ऊपर में 2 साइन एक्स है, अब इसको इस तरीके से चेंज करो कि जिससे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाए। तो चलिए करते हैं एक काम, 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स है ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स अपना मन से जोड़ दिए हैं तो कॉस एक्स अपना मन से घटाएंगे भी, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यही चीज जो मैथ में होता है ना, अपना मन से, तो बस इसी चीज में विद्यार्थी घबरा करके क्या होते हैं, मैथ को भारी समझते हैं। तो है नहीं ज्यादा भारी, इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। देखो इस लाइन को हम समझाते हैं, 2 साइन एक्स हमने लिखा था, 2 साइन एक्स देख लो, यहाँ साइन एक्स और साइन एक्स जोड़ करके 2 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स है प्लस में, यहाँ कॉस एक्स है माइनस में, कट करके 0 हो जाएगा। मतलब कॉस एक्स जितना हम अपना मन से जोड़े हैं उतना ही अपना मन से घटा भी दिए हैं, ताकि तुल्य रहे, बराबर रहे, बेईमानी न हो। तो यहाँ पर 2 से भाग क्यों किए थे, क्योंकि 2 से गुना करके साइन एक्स को डबल करेंगे, तब ना 2 बार साइन एक्स जोड़ाएगा तो 2 साइन एक्स हो जाएंगे, लेकिन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो दोनों को अलग अलग भाग, मालूम है। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो चलिए अब इससे आगे भी समझना कोई भारी बात नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर से आप ब्रैकेट लगा लो, एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में भाग दे लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके साथ हम भाग कर लेते हैं किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, और साथ में यहाँ प्लस है तो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी भाग कर लेते हैं किसके साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चीज तो कट जाएगा ना, सेम सेम है, +1। ठीक है, 1/2 चूंकि बाहर था तो 1/2 को लेकर के चलेंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 और माइनस, सेम चीज ये वाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस चीज का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर नीचे में sin x प्लस कॉस एक्स है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलो एक चीज और कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, चलो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना प्लस, और यहाँ साइन एक्स जो है वो माइनस में चल जाएगा, कॉस एक्स प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मिल गया सेम टू सेम। अब यहाँ से प्रतिस्थापन लगाएंगे, मान लेते हैं z नीचे वाले को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो dz क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये dx इधर वाला उधर गया है, नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और माइनस, नीचे वाला क्या है, z है, ऊपर वाला ये चीज dx के साथ मिलकर के क्या बन गया, dz बन गया। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में करो, z के रिस्पेक्ट में करो, बात वही है, तो क्या हो जाएंगे 1/2। अच्छा चलो यहाँ से एक चीज करना था, 1 का तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x ही होगा ना, तो चलिए एक चीज यहाँ से कर सकते थे, अलग कर सकते थे, तो क्या चीज, तो इसको अगले स्टेप में इस तरह से करेंगे, 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ठीक है, और प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और फिर ब्रैकेट बंद, इस तरह से करना है। ठीक है, चूंकि 1 का इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में मालूम ही है, इसका इंटीग्रेशन न करना है, थोड़ी प्रतिस्थापन लगेगा, प्रतिस्थापन केवल इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो 1/2 x तो हो गया, और फिर प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से इस स्टेप को छोड़ो, 1/2x फिर प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें आप प्रतिस्थापन करो, z ऊपर वाला cos x माइनस साइन एक्स dx किसके बराबर है, dz के, तो ये हो जाएंगे dz, मतलब ये बच गया 1/z, इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष, तो ये हो गया x/2 और प्लस 1/2 और log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस c, z आपने किसको माना था,
जेड आपने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए x/2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करके जरूर बताना। प्रतिस्थापन यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था, 1 में भी प्रतिस्थापन कर दिए थे, तो चूंकि 1 में 1 से हमको कोई लेना देना है नहीं, प्लस से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तो डेरिवेटिव होगा ही। 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x हो जाता है, तो इसको हम कर लिए पहले, इसका केवल प्रतिस्थापन लगने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों रहने दीजिए, वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे आगे के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपका द्वारा खोजा गया क्वेश्चन मिल गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। चलिए मेरे प्यारे भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू, अलविदा, खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय करें।